हेल्थ की दुनिया में एक महामारी छुपे कदमों से धीरे धीरे अपने पांव जमा रही है। दोस्तों, आगे स्क्रॉल मत करिएगा, क्योंकि आज ये जान लें कि आप एक ऐसी महामारी के किनारे पर खड़े हैं जहां अगर हम अलर्ट नहीं हो जाते हैं तो आप, हम, हमारे आने वाले बच्चे, जी हाँ, आने वाले बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पहले ही इसके चपेटे में सबसे ज्यादा है। ये है आंखों की बीमारियों की वो श्रृंखला जो कभी खत्म होने का नाम न लेगी। इंडिया के प्रीमियम मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोडक्ट और इस वक्त भारत के लीडिंग रेटिना स्पेशलिस्ट और सर्जन डॉक्टर पवन गुप्ता हर साल हजारों सर्जरीज करते हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने हालात बेहद गंभीर और चिंताजनक बताए हैं। ये ऑलरेडी एक महामारी का रूप ले चुकी है। तो जो आँखों की बीमारी है, ये बच्चों से लेके एकदम बुढ़ापे तक, इस बीमारी ने जो आइज़ की प्रॉब्लम है, किसी भी एज ग्रुप को नहीं छोड़ा है। दस बरस पहले तक जहां कुछ गिनती के लोगों को कम उम्र में चश्मा लगता था, आज वो नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। बचपन में ही मोबाइल से एडिक्ट हो जाने वाले बच्चे जिंदगी भर उसके एडिक्ट रहने वाले हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन ने दुनिया बदल दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे वो काम जो पहले हफ्तों महीनों में होते थे, आज वो कुछ घंटों और मिनटों में हो जाते हैं। काम के साथ मनोरंजन के लिए हम घंटों स्क्रीन पर बिना आंख झपकाए जमे रहते हैं। हमारा मोबाइल हमारे शरीर का एक एक्सटेंडेड हिस्सा बन चुका है। उसके बगैर हम अधूरे हो चुके हैं। पर अब इसके नकारात्मक प्रभाव सामने आने लगे हैं। तो शुरुआती स्टेज में जो एक कल्चर अब हमारे उसमें आ गया है, मोबाइल का यूसेज और डिजिटल डिवाइस का यूसेज, के पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और बच्चे को एक मोबाइल पकड़ा देते हैं हाथ में और वो देखता रहता है, और स्कूल का होमवर्क सारा काम जो है वो मोबाइल पे होता है। तो इस मोबाइल के यूसेज से क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर जो चश्मे की जो टेंडेंसी है, मायोपिया जिसको हम बोलते हैं, कि भाई चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। एक एस्टिमेट के अनुसार बाय 2050 ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी मायोपिक, यानी कि आधी पॉपुलेशन को चश्मा लगा होगा दूर देखने के लिए। देखिए, जो बच्चों में चश्मे का नंबर है, उसका तो मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फ़ोन का यूसेज है वो सबसे बड़ा कारण है। तो बच्चों में तो चश्मे का नंबर इंसिडेंस इसी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। मायोपिया को आप सिंपल बीमारी मत समझिए। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने गए चेकअप कराया और चश्मे का नंबर चेंज करा लिया और कहानी ख़त्म। इस मायोपिया से आई का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। आपकी आई की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, पर्दे के ऊपर खिंचाव आना शुरू हो जाता है, आपकी जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर डैमेज होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके ऊपर मैंने पहले भी कई टॉपिक, इस मायोपिया के ऊपर कई जगह मैंने डिटेल में बात की हुई है कि पेरेंट्स और बच्चे इस गलती में ना रहें कि ये सिर्फ चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है। ये आपकी पूरी आई का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और किसी किसी केस में जब ये आई का जो नंबर है माइनस नंबर 6, 7, 8 या इससे भी आगे जब चला जाए, तो ये परमानेंट डैमेज भी करने की टेंडेंसी रखता है मायोपिया। और आज की डेट में अगर हम थोड़े से अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें और कुछ आई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं, तो उनकी मदद से हम ये चश्मे के नंबर को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहां एक आम स्वस्थ आदमी के बुरे जीवन काल में कुछ गिनती के टाइम कंजक्टिवाइटिस, आंख में होने वाली फूंसी जैसी मामूली तकलीफों से गुजरते हुए 50 बरस के आसपास नजदीकी का चश्मा लगता था, या कुछ और उम्र होने पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना और तकलीफें खत्म, वहीं आज तरह तरह की आंखों की गंभीर समस्याओं से सबको रोज दो चार होना पड़ रहा है। सेकंड जो एक मेजर एपिडेमिक जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो है डायबिटीज़। ये बीमारी इस हिसाब से बढ़ रही है,
और इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमारे हार्ट, किडनी और आइज़ इसके ऊपर आता है, और आँखों के ऊपर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। वो आँखों के डॉक्टर के पास या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास तब जाते हैं जब उनको बिल्कुल दिखना बंद हो जाए या उनका काम चलना बंद हो जाता है। काफ़ी स्टेज के अंदर तो वो घर पे यही सोच के बैठे रहते हैं कि भई हमें मोतिया है, मोतिया बढ़ रहा है, धीरे-धीरे जब पक जाएगा तब कराएँगे। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है कि आपको अपनी आँख में कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है, आपने साल में 1 बार अपना आई का चेकअप कराना ही कराना है। अब देखिए, ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ये बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी आँख में असर डालना शुरू करती है, और सडनली एक दिन पेशेंट को ऐसे लगता है कि आँख में ब्लीडिंग हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई जी, अचानक से दिखना बंद हो गया। और ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि जी ये आपकी बीमारी एंड स्टेज पे आ गई है, आँख के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो उनका अगला वो होता है, डॉक्टर साहब कल तक तो एकदम ठीक दिख रहा था मुझे। तब उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भई ये आपको लग रहा था कि ठीक दिख रहा है, लेकिन बीमारी बढ़ रही थी। अब मान लीजिए पेशेंट को एक आँख में ब्लीडिंग हो गई, तब हम उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन करके जिस आँख को वो ये सोच रहे होते हैं कि भई ये मेरी आँख ठीक है, जब उनको मैं दिखाता हूँ कि भई ये जो ठीक वाली है, अब इसमें देखो कि खून की नाड़ियाँ बन रही हैं, कहीं सूजन आ रही है, कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ हुआ है, तब उनको समझ में आता है कि यार ये हमारी साइड से लापरवाही हो गई। तीसरा जो मेजर एपिडेमिक जो अब आ रहा है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और हमारी डाइटरी हैबिट्स और बाकी जो इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे हमारी कंट्री के अंदर भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, इसमें उम्र के हिसाब से शरीर में आने वाली बीमारियों के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। उसमें आँख के अंदर जो एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, और ये बीमारी 2 तरीके की होती है, एक है ड्राई और एक है वेट। तो ड्राई में आप मानिए कि पर्दे में कोई सूजन, कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, और जो वेट वाली है उसके अंदर पर्दे के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए आँख के अंदर इंजेक्शन और जो भी अदर मोडालिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, वो हम अपनाते हैं। इसमें देखिए, जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, इसके अंदर मेनली पेशेंट का जो सेंट्रल एरिया है, जो हमारी बारीक नज़र का हिस्सा है जिसको हम मैकुला कहते हैं, वहाँ पे ये बीमारी शुरू होती है। और पेशेंट को जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं जी सेंट्रल का हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा। मान लीजिए वो बुक पढ़ रहे हैं, तो जिस लाइन के ऊपर वो फोकस करेंगे वही लाइन नहीं दिखेगी, उसके इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। सेकंड ये है कि फेसेस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पता लगेगा कि आदमी खड़ा है, बट कौन खड़ा है ये नहीं पता लगेगा। लाइनें टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएँगी, और अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो उसके अंदर चलने-फिरने में भी किसी-किसी पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट्स को एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ ऑफ आईसाइट, वो है ग्लाकोमा। और ये बीमारी भी इक्वली खतरनाक है आँखों के रिलेटेड, क्योंकि इसमें भी पेशेंट को पता नहीं चलता अनलेस एंड अनटिल 70 टू 80% विजन का लॉस हो जाए, पेशेंट को लगता ही नहीं है। इवन कई पेशेंट्स में जब हम डायग्नोस कर देते हैं कि जी आपको ये ग्लाकोमा है, तब भी उनको विश्वास नहीं होता कि डॉक्टर साहब दिख तो ठीक रहा है। तब उनको हम कहते हैं कि भई इस बीमारी में नज़र साइडों से कम होती है, सेंटर में तो आपको ठीक दिख रहा है, बट साइडों से कम होती है, और जब तक वो सेंटर में आती है, जब तक तो आपका 70-80% डैमेज हो चुका। और इस बीमारी में दिक्कत ये है कि जितना नज़र का नुकसान हो जाए, फिर वो रिवर्स भी नहीं होता। तो राइट टाइम पे डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है इन सभी कंडीशंस के लिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक रेगुलर रूटीन आई एग्जामिनेशन अपने कराते रहें, और आपको नज़र में कोई भी दिक्कत हो, तो आपने तुरंत अपने आई डॉक्टर या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी आई का एक चेकअप कराना है। बचपन से कुछ कदम आगे बढ़कर जवानी में पांव रखने वाले युवाओं में आंखों की एक नई बीमारी बड़ी तेजी से पांव पसार रही है, और इस बीमारी का नाम है CSR। स्ट्रेस से जो आँखों से डायरेक्टली जो एक बीमारी रिलेटेड है वो है CSR, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। इस बीमारी के मेन 2 ही रीज़न हैं, एक स्ट्रेस, एक आपका अगर कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर आपको कोई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है। तो इसमें देखिए स्ट्रेस में होता क्या है,
जब आपको किसी भी तरीके की स्ट्रेस है, या तो आपको कोई मेंटल स्ट्रेस है या कोई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, तो बॉडी की एक रिस्पॉन्स होती है और उस रिस्पॉन्स में बॉडी एक्स्ट्रा स्टेरॉइड बनाने शुरू करता है, जिसको हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिसोल। वो जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए किसी पेशेंट के लिए, तो आँख के पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सीएसआर। और इसका मेन सिम्पटम यही रहता है कि पेशेंट को सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट दिखना शुरू होता है, वो चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। और ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करने हैं। ये बीमारी ज़्यादातर केसेस के अंदर अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर इसके रिपीटेड एपिसोड होते रहें कि एक बार ठीक हुई, फिर दोबारा हो गई, फिर दोबारा हो गई, तो फिर ये परमानेंट डैमेज करने की भी इसमें टेंडेंसी है कि अगर ये रिपीटेड एपिसोड होंगे तो आपकी नज़र जो है हमेशा के लिए इसमें डैमेज हो सकती है। सोने से 5 मिनट पहले तक मोबाइल पर आंख गड़ाए रखने वाला आदमी इंसोम्निया या अनिद्रा का शिकार हो रहा है। 24 साल के अपने लंबे शानदार करियर और दुनिया की जानी मानी मेडिकल मैगजीन में आंखों से जुड़े कई रिसर्च पेपर देने वाले, और न सिर्फ भारत बल्कि आंखों से जुड़ी बीमारियों में विश्व भर में पहचान बना चुके डॉक्टर पवन गुप्ता से हमने पूछा, हालात कैसे बेहतर होंगे। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आफ्टर 40 और हर 2 साल में आपको एक बार अपनी आई का चेकअप कराना ही कराना है। और अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपने हर साल चेकअप कराना है। सेकंड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके पेरेंट्स में मान लीजिए ग्लूकोमा की हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या उनको आँख की कोई ऐसी बीमारी चल रही है, ग्लूकोमा चल रहा है, तो आपने ये चेकअप हर साल कराना है। आई की काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से ही उनका बचाव हो सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास तब जाएँगे जब आपको सिम्पटम आ रहे हैं, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि बीमारी ऑलरेडी 50-60% आपकी आँख को नुकसान पहुँचा चुकी है। समाज के हर हिस्से, चाहे वो युवा हो, बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग, सब लोग आंखों की एक समस्या से बेहद बुरी तरह जूझ रहे हैं। वह है ड्राई आईज, जिसने ऑलरेडी एक महामारी का रूप ले लिया है। आंखों पर इस आफत पर हमने डॉक्टर पवन गुप्ता से पूछा कि हालात बेहतर कैसे होंगे। देखिए, लाइफ़स्टाइल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अब आप अपनी डाइटरी हैबिट्स में देख लिए कि आप जंक फूड, जो फ़ास्ट फूड है, उसको आप अवॉइड कीजिए। ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल, कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये इंक्लूड कीजिए। बच्चों के लिए है कि मोबाइल का यूसेज आपने 1.5-2 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है एक पूरे दिन में। सनलाइट एक्सपोज़र, जो बाहर की धूप है 2 घंटे के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी आई को हेल्थी रखने के लिए। तो ये आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, उसी से आप बच सकते हैं। एक बार बीमारी ने दस्तक दे दी, फिर तो वो है कि अब इससे कैसे बचा जाए और कैसे उसको रोका जाए। लेकिन अगर आप पूरी लाइफ में थोड़ी सी एहतियात रखेंगे, तो हो सकता है वो बीमारी आपके घर पे आई ना।